अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदोपेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूं रज़दीन रज़ी। शाम 5 बजे आप हमारी ये वीडियो देखते हैं। अगर आपने अब तक बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो इसे क्लिक कीजिए ताकि अब तक हमारी अपडेट्स पहुंचती रहें। आज एक ऐसा मौजू कालम निगारी के मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं। आप भी रोज़ाना कालम पढ़ते हैं, बहुत से कालम निगारों को आप पढ़ते हैं। आपको कुछ लोग पसंद होते हैं, कुछ नापसंद होते हैं। मैं कालम निगारी मेरा सबसे बड़ा शौक़ था। जब एक लिखने का हम आगाज़ करते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। आप इंशाइये लिख रहे होते हैं, गज़ल कह रहे होते हैं, शायरी कर रहे होते हैं, नसर में। नसर में जब मैं सहाफ़त में आया तो मैंने 1983 में मैंने डरते डरते के नाम से अपने कालम का आगाज़ किया। और ये वो कालम था जो ज़ियाउल हक़ का दौर था और लिखने पढ़ने पर बहुत सारी पाबंदियाँ थीं, लेकिन ये कालम मैं बाकायदगी के साथ लिखता था। और रोज़ाना मेरा कालम रोज़नामा संगे मील में एक छोटा सा अखबार था मुल्तान का, लेकिन उसमें जब आप आगाज़ में होते हैं और एक ही अखबार में आप सब एडिटर भी खुद होते हैं, कालम निगार भी खुद होते हैं, मैगज़ीन एडिटर भी खुद होते हैं, तो आपको बहुत सी सहूलतें मुयसर होती हैं कि आपको अपना एडिटर भी खुद ही होना होता है। सो आपको बहुत सी आज़ादियाँ मिल जाती हैं। सो उसमें मुझे बहुत सी आज़ादियाँ मिली उस अखबार में और मैंने वो कालम उसमें लिखना शुरू किया। डरते डरते एक ऐसा नाम था कि जिसमें एक तंज भी थी, एक उसमें ये था कि मैं डर के बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप कालम में डर के बात नहीं करते तो ज़ाहिर है आपको लोग उससे लुत्फ़ ले रहे होते हैं कि यार उन्वान तो इसने डरते डरते रखा हुआ है, लेकिन ये बेखौफ होकर बात कर रहा है। सो उस ज़माने के कालम अब भी पढ़ें तो हैरत होती है। 1983 में रोज़ाना कालम मुल्तान में मेरा ख्याल कोई भी नहीं लिखता था। मैं मुल्तान में वाहिद कालम निगार था जो बाकायदगी के साथ रोज़ाना, उस ज़माने में अलबत्ता इकबाल सागर सिद्दीकी साहब एडिटर थे, उनका कालम आता होता था। हाँ, मेरी चश्मे गुनाहगार ने ये भी देखा। लेकिन आज जितने भी कालम निगार और राइटर्स मुल्तान में हैं, उनमें से कोई भी उस ज़माने में डेली कॉलम नहीं लिखता था। लाहौर से कॉलम आते थे, अखबारात भी महदूद थे। सो मुझे ये सहूलत रही। फिर मैं नवाए वक्त में चला गया, वहाँ मैंने कालम लिखना शुरू किया इसी नाम से। संगे मील के बाद जहाँ जहाँ भी मैं गया, आफताब से लेकर कौमी आवाज़ और ऐलान हक और फिर नवाए वक्त और फिर जंग, और जहाँ जहाँ भी मैं गया मैं ये अपना लोगो साथ ही लेके चलता गया और मैं कालम डरते डरते के नाम से ही मैं कालम लिखता था। और उसमें फिर हर अखबार की अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, लेकिन मुझे वक्त गुजरने के साथ साथ एहसास हुआ कि मैं कालम निगारी में शायद मिसफिट हूँ। बहुत सी बातें नए वक्त के ज़माने में हर अखबार के साथ आपको उसकी पॉलिसी के मुताबिक चलना पड़ता है। और मैंने ये देखा कि अगर मैंने अपना कालम शाये करवाना है तो मैं उस अखबार की पॉलिसी को मद्देनज़र रख के लिख रहा होता हूँ। और ये बहुत बड़ी बददियानती होती है कि आप अपना कलम कंट्रोल करके लिख रहे हों और आपको पता हो कि मैंने फ़लाँ अखबार के लिख लिया है और इसकी पॉलिसी ये, और मैं उसको मद्देनज़र रख के लिखूँगा तो बात होगी। आप ज़रा सा भी एक आध इंच का भी इधर उधर कर लें, एक आध लफ्ज़ भी ऊपर नीचे कर लें, आपको कोई माफ़ी नहीं मिलती। आपका कलमज़द कर दिया जाता है कालम, या उसको हज़फ कर दिया जाता है या रोक लिया जाता है। सो वक्त गुज़रने के साथ साथ ये एहसास होता गया कि कालम लिखना कोई इतना आसान काम नहीं है। और जब आपने अखबार की पॉलिसी के मुताबिक लिखना है तो फिर आपको, और अगर आप लिखना चाहते हैं और आप मुसलसल कालम निगारी जारी रखना चाहते हैं तो फिर आपको हसास मौज़ूआत पर लिखना छोड़ देना चाहिए। सो वो जो हमारा होता है ख्वाब कि हमने अपने कलम के ज़रिए तब्दीली लानी है, अपने कलम के ज़रिए लोगों की बात करनी है, लोगों के दुखों को सामने लाना है, लोगों के मुतालबों को सामने लाना है, लोगों के हकूक़ की बात करनी है, वो फिर यहाँ मुझे महसूस हुआ कि ये सारा इस तरह नहीं हो सकता। एक और दिलचस्प बात मैं अक्सर किया करता हूँ कि जब हमने शुरू में लिखना शुरू किया तो उस वक्त हमारी बात को अहमियत नहीं दी जाती थी। बाज़ औक़ात हमारी तहरीरें रोक भी ली जाती थी और कहते थे कि यार इन्हें अभी लिखना नहीं आता और हम इनको नहीं शाये करते। लेकिन जब एक वो वक्त आया कि हमें जब लिखना आ गया तो फिर उन्होंने कहा कि इनको भाई हमने नहीं शाये करना, इन्हें तो लिखना आ गया है। ये तो बाज़ दफ़ा ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो हमें समझ नहीं आती। और हमने एडिटरों के साथ बहुत ऐसी बातें की कि एडिटरों को जो बात हमें महसूस होती थी कि एडिटर जो है इसको शायद हज़फ कर देगा, हम किसी ऐसे अंदाज में करते थे कि एडिटर को समझ नहीं आती थी। और जब कालम शाये हो जाता था तो फिर एडिटर को पता चलता था कि हमने क्या कर दिया। हमने एक मुल्तान के अखबार में एक एडिटर की वैगनें चलती हैं, हमने उसके अखबार में लिख दिया था कि आज के एडिटर ट्रांसपोर्टर हो गए हैं। इसी तरह एक एडिटर है
जो बहुत सारे गेस्ट हाउसेस चलाते हैं, हमने उनके बारे में लिख दिया था कि आज के एडिटर गेस्ट हाउस चलाते हैं। सो ये बहुत सारी बातें लिखने का अगर ढंग आता हो तो फिर हमें इसलिए छापने से इनकार कर दिया गया कि भाई इसे तो लिखने का ढंग आता है, ये तो बात पता भी नहीं चलती, इशारे में किनारे में बात कर जाते हैं और हमारे लिए बाद में मुसीबत पैदा। तो लुत्फ यह है कि ऐसे एडिटर के अखबार जब एडिटर से ही क्लियर करवा के हमने वो कालम उसके अखबार में शाये करवा दिया तो अगले रोज़ अखबार उसको फ़ोन भी करवाए थे कि एडिटर साहब देखें, रज़ी ने आपके कालम में ही आपको ट्रांसपोर्टर लिख दिया। सो ये शरारतें भी हम करते रहते थे। वक्त गुजरता गया, फिर एक वो वक्त आया कि जब मुझे ये फैसला करना था कि मुझे कालम निगारी जारी रखनी है या नहीं रखनी, क्योंकि जब मैंने अखबारात पर मेरे लिए रास्ता तंग हुआ तो फिर मैंने वेबसाइटों की जानिब रुख किया कि मैं अब वेबसाइटों पर लिखूंगा। और वेबसाइटों पर लिखने के लिए जब मैंने देखा और मुझे वहाँ महसूस हुआ कि मुझे कुछ रोशन ख्याल लोग हैं, मेरी चीज़ें मैंने हम सब पर लिखा और बहुत सी जगहों पर लिखा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे फिर एहसास हुआ कि वेबसाइटों के कुछ और मामलात हैं। वेबसाइट पर लिखने के लिए उनको रेटिंग दरकार होती है, उनको रेटिंग के लिए उनको सबसे ज़्यादा तस्वीर दरकार होती है। सो फिर बहुत सारी वेबसाइट्स पर हमें महसूस हुआ कि कोई ऐसा टॉपिक, को कहते कोई ऐसा टॉपिक लिखें आप जो पब्लिक के इंटरेस्ट का हो। अब पब्लिक के इंटरेस्ट में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गैर संजीदा होती हैं। सो आप अगर देख रहे हैं कि आजकल टिकटॉक के ज़माने में जो चीज़ें मकबूल हो रही हैं गैर संजीदा हो गई, शायरी भी गैर संजीदा हो गई, कालम निगारी भी गैर संजीदा हो गई। मैंने वेबसाइटों पर, उन वेबसाइटों पर लिखना क्यों छोड़ा, ये एक अलग दास्तान है। मैं किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता, मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं किसी की पॉलिसी पर हदफ नहीं करना, लेकिन ये भी एक एहसास हुआ कि हमने जब भी लिखना है मुफ्त लिखना है। और फिर मैंने एक ये फैसला किया कि अब मैं बहुत अरसा हो गया, हमने बहुत वक्त गुजार लिया, अब शायद वो वक्त आ गया है कि अगर कोई हमें हमारे लिखे का हदिया देगा, हमें हमारे हमारे लिखे की कोई अदायगी करेगा, आप हर एक जो है उसके अगर आप मुख्तलिफ शोबों की बात करें, फ़नकारों की बात करें, तो हर फ़न जो है उसमें आप कहीं ना कहीं कोई कीमत अदा कर रहे होते हैं, किसी को कोई हदिया दे रहे होते हैं, किसी को इज़्ज़त बढ़ा रहे होते हैं, किसी का फनपारा ख़रीद रहे होते हैं, किसी की किताब ख़रीद रहे होते हैं, किसी की तहरीर का उसको मुआवजा अदा कर रहे होते हैं। लेकिन ये कालम निगारी और ये लिखना पढ़ना शायद वाहिद शोबा है कि जहाँ आपको मुफ्त लिखना होता है। और हमारे बहुत से दोस्त लिख रहे हैं। फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपका कोई नज़रिया है और आप उस नज़रिए को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो फिर आपको सिर्फ इसलिए नहीं लिखना चाहिए कि मैं अपने आप को मौजूद रखना चाहता हूँ, मैं इस मुआशरे में सर्वाइवल चाहता हूँ, मेरी रोज़ तस्वीर आए, लोग मुझे देखें, मैं किसी को ऑब्लाइज करूँ, किसी के हक़ में लिखूँ। लेकिन अगर आप अपने दिल की बात करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने ज़मीर का सौदा करना पड़ेगा। ज़मीर का सौदा बहुत मुश्किल काम है। मुझे ये इत्मीनान है कि मैं बहुत सारी जगह पर कंप्रोमाइज़ कर जाता हूँ, लेकिन मैंने अब तक अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया।